हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ माय नेपाल जर्नी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया कि हम आ चुके थे सेंटर ऑफ महेंद्र नगर सिटी नेपाल के अंदर, और हम देख रहे हैं कोई ऐसा कैफ़े ऑथेंटिक नेपाली फूड जहां पर हमको मिल सके। वैसे तो आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ़्ट राइट काफ़ी सारे होटल्स और कैफ़ेज़ यहाँ पर हैं, लेकिन हमको ढूंढना था ऐसा कैफ़े जहाँ पर हमको मिले नेपाली फूड। नेपाल के मेन शहर महेंद्र नगर, और यहाँ पर एक हमने एक्सप्लोर किया है एक कैफ़े को जिसका नाम है जुनार सकाली भांजा। ये थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा डिफरेंट है हिंदी से, तो आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह की डिशेज़ हमको नेपाली यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा वेट ना करते चलते हैं सीधा कैफ़े के अंदर और दिखाते हैं किस तरीके के फूड्स हमने यहाँ पे नेपाली एक्सप्लोर किए। आइए आ जाओ, तो दिखाते हैं कैफ़े के अंदर का एम्बियंस कुछ किस तरीके का था। तो फाइनली मिल गई हमको थकाली खाना थाली, जिसके लिए हम स्पेशली यहाँ पर आए थे। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने है थकाली खाना। ये नेपाल की एक ट्रेडिशनल थाली है। इसमें डिशेस क्या क्या हैं मुझे आइडिया नहीं है, हम इनसे हेल्प लेंगे। आप बता पाएंगे प्लीज़ ये क्या क्या है? थैंक यू। ये आप बता पाओगे कि सब क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे इसमें गुनगुट है हमारे पास, चटनी हो गया, फिर ये अचार, ये मूली का लोकल अचार, मूली का, मूलों का अचार। हाँ लोकल अचार है, खुद बनाते हैं। ठीक है। ये चिप्स हैं, ये चिप्स हो गया, ये ग्रीन साग है, और ये मिक्स वेज है। ये साग किस चीज़ का है? ये पालक का है। थैंक यू। ये राई अच्छा, और ये दही है। ये दही मिक्स रायता है। वही चटनी किस चीज़ की है? तिल की है वो क्या? तो पता नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। सर आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। इसमें काफ़ी सारा घी भी डाल दिया है राइस में इन्होंने, तो इसमें रोटियाँ में नहीं मिलती हैं देखने को, ये सिर्फ राइस हैं। और ये दाल है इनकी, इसको मैं ट्राई करता हूँ। थोड़ा साग भी लेता हूँ इसमें। पहले मैं इसको बिना राइस के साथ ट्राई करके, बिना राइस के ट्राई करके देखता हूँ। टेस्ट तो काफ़ी इसका यूनिक और नया है मेरे लिए, लेकिन टेस्टी भी है काफ़ी। तो इधर कोई ये चटनी है, चटनी भी काफ़ी अलग है। मिक्स वेज करके देखता हूँ ट्राई में। ये थोड़ा नॉर्मल लग रही है देखने में, लेकिन इसको भी ट्राई करके देखता हूँ कि हो सकता है कि कुछ इसका भी अलग टेस्ट हो। ये कुछ सिमिलर लग रहा है हमारे इंडियन खाने की तरह, जो मिक्स वेज है। बाकी साग बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, जैसा हम टिपिकल नॉर्थ इंडिया में खाते हैं उससे बिल्कुल अलग है। चटनी भी बिल्कुल अलग है। अगर मैं अचार ट्राई करूँ तो ये मूली का अचार, लेकिन इसका जो बनाने का थोड़ा तरीका है बिल्कुल अलग टाइप का है। तो जो दूसरी डिश ली है वो हमने ली है झोल मोमोज। ये काफ़ी ऑथेंटिक डिश है नेपाल की। तो ये वैसे तो दिल्ली एनसर में भी मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉपर नेपाल में आने के बाद ये कैसा है इसको टेस्ट करके मैं आपको उसका रिव्यू देता हूँ एक बार। पहले मैं एक बाइट मोमोज की ट्राई करता हूँ। टेस्ट काफ़ी बढ़िया है इसका। वो जो झोल का टेस्ट है वो भी काफ़ी अलग है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली एनसर मिलता है उससे थोड़ा तो अलग है ये, लेकिन टेस्ट काफ़ी बढ़िया है इसका। तो आप इसको एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो देखो, एक नई चीज़ और यहाँ पर हमने देखी कि मैंने इनको 500 रुपये इंडियन नोट दिया, और इन्होंने करेंसी जो रिटर्न मुझे करी है वो नेपाली रुपीज़ में की है। तो ट्रांजैक्शन आप मनी का कर सकते हैं। ये भैया इंडियन जो करेंसी है पूरे नेपाल में यूज़ कर सकते हैं, फिर ये सिर्फ जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे कर सकते हैं? लगभग यहाँ तो चलता है। अच्छा, उधर नहीं चलता। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भैया। तो खाना खाने के बाद चलते हैं हम कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करने। आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को और मिली। तो हमको पता लगा कि टनकपुर में जो माता पूर्णागिरी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने के बाद नेपाल में एक मंदिर है सिद्ध बाबा मंदिर। पूर्णागिरी मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं ज़रूर, तो इसलिए हमने सिद्ध मंदिर में प्रवेश किया और दिखाते हैं आपको सिद्ध बाबा मंदिर का कुछ नज़ारा किस तरीके का था। जिस टाइप से दोस्तों माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए जाते हैं, कुछ उसी तरीके से माता पूर्णागिरी के दर्शन करने के बाद दर्शन किए जाते हैं सिद्ध बाबा मंदिर के।
तो दोस्तों इस टाइम हम आ चुके हैं सिद्ध बाबा मंदिर, नेपाल महेंद्र नगर में। आप देख सकते हैं मंदिर का ये मेन गेट है। इसका आपको आर्किटेक्चरल व्यू काफ़ी अलग लग रहा होगा इंडियन टेम्पल्स से। ये थोड़ा पगोड़ा शेप स्ट्रक्चर है और मंदिर के अंदर ये मेन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर चलते हैं, ऐसा यहाँ पर व्यू आ रहा है। काफ़ी शांत और पीस है यहाँ पर मंदिर में, आप देख सकते हैं। तो चलिए चल के मंदिर में दर्शन करते हैं, तो दिखाते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें कैसा फील हुआ और आगे हमने क्या देखा। करते हैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन। तो दोस्तों इस टाइम हम खड़े हैं महेंद्र नगर में, और महेंद्र नगर में हम आ चुके हैं नेपाल के अंदर। नेपाल में है ये सिद्ध बाबा का मंदिर। ये मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पता किया है कि यहाँ पर लोग अपनी विशेज़ मांगते हैं, और जब उनकी विश पूरी हो जाती है तो काफ़ी सारे फ्लैग्स यहाँ पर चढ़ाते हैं, और काफ़ी सारी घंटी भी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो जैसे हमने पता किया कि जब लोगों की विश पूरी हो जाती है तो अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर घंटे और फ्लैग्स चढ़ाते हैं। कि काफ़ी सारे घंटों पे लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं, और सामने पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ पर भी देखो आप काफ़ी सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। इसके जस्ट सामने एक मंदिर और है, श्री कालिका भैरव मंदिर। तो देखिए आप वहाँ तक भी दर्शन कर सकते हैं, और इधर मेन मंदिर जो है वो अभी क्लोज़ है। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं मंदिर के कुछ ग्लिम्स। वीडियो तो ऐसे ही मस्त बनती है, पर लेट आके मस्त बनती है वीडियो पूरा तो दोस्तों जैसे ही मंदिर के दर्शन करने के बाद कुछ टाइम आगे बढ़े, हम पहुंच गए थे मझगांव एयरपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि सामने के एक एयर स्ट्रिप है जो कि अभी यूजेबल नहीं है। तो दोस्तों नेपाल की सड़कों से, हाईवे से उतर के हम आ चुके थे कुछ नेपाल के रूरल एरियाज़ में। काफ़ी देर चलने के बाद हमने नोटिस किया कि सड़कों पर गाड़ी की संख्या काफ़ी कम है, और मकान भी काफ़ी दूर दूर हैं। लोग काफ़ी दूर दूर खुले में रहते हैं, और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं है। रोड्स पर कार ना होने की वजह दोस्तों कुछ एक ये भी है कि नेपाल में कोई कार मैन्युफैक्चर नहीं होती, जिसकी वजह से कार काफ़ी कॉस्टली है। सपोज़ अगर एक कार को इंडिया में 5 लाख कॉस्ट करती है, तो वही सेम कार आपको नेपाल में अप्रोक्स 20 लाख कॉस्ट करेगी। तो देखो सीन कुछ ऐसा है कि हमको जाना है 2-2 धारा चांदनी पुल, जो एक सस्पेंशन पुल है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि नेट हमारा ऑफ हो चुका है, सिग्नल हमारे फ़ोन में आ नहीं रहे। तो रास्ता हम पूछ के जा रहे हैं, और अनजान देश में पहली बार आए हैं नेपाल, अनजान सड़क पर चल रहे हैं। ये भी एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है कि मैप ना चल रहा हो और लोगों से रास्ता पूछ के जाएँ। तो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पे हैं, लेकिन हिंदी काफ़ी लोग समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इसको चीज़ को एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए कि आप किसी अननोन कंट्री में अपनी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, और रास्ते आपको पता नहीं है, किसी एक अनजान सड़क पे आप चले जा रहे हैं और आपको कहीं जाना है। तो आप खुद से एक्सप्लोर करें कि कैसे कैसे वहाँ पहुँचेंगे, और मैप आपका काम ना करे। तो देखते हैं कि कितनी देर में हम पहुँच पाएंगे और क्या डिफ़िकल्टीज वहाँ पहुँचने में आएंगी, तो आपको दिखाएंगे। वरना फिर सीधा ज्वाइन करते हैं आपको चांदनी के पुल पर। तो देखो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि हम रास्ता में, मैप हमारा चल नहीं रहा है, हम रास्ता हमें यहाँ पे पता नहीं है। हमको एक भाई मिले। भाई आपका नाम क्या है? अभिषेक लुहार। अभिषेक, मेरा नाम भी अभिषेक है, और मेरा नाम है सिविल यात्री अभिषेक। तो हम चांदनी को पुल कहते हैं उसको, वो झुलिंगिया पुल। झुलिंगिया पुल पे हम जा रहे हैं। तो झुलिंगिया पुल तक का रास्ता ये भाई हमें मिले, इनको भी उसी डायरेक्शन में जाना था। इनको वहाँ पर हम छोड़ देंगे, और ये हमें आगे का रास्ता बता देंगे कि हमें कहाँ तक कैसे पहुँचना है। धन्यवाद भाई आपका बहुत बहुत।
तो जगह जगह रास्ता पूछने के बाद फाइनली हम आ चुके हैं झोलिंगा पुल, और दिखाते हैं झोलिंगा पुल के कुछ नज़ारे किस तरीके के हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये है दो धारा चांदनी, इसको झुलनी का पुल भी बोलते हैं। वैसे अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं, क्योंकि मैं एक स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइनर हूं, तो मेरे से बेटर इसको कौन एक्सप्लेन कर पाएगा। ये सस्पेंशन ब्रिज है। देखा होगा आपने कई तरह के पुल होते हैं, जैसे दिल्ली में भी एक सिग्नेचर ब्रिज है, वो एक्चुअल में वो सस्पेंशन ब्रिज उसको लोग समझते हैं, लेकिन वो सस्पेंशन ब्रिज नहीं है, वो एक केबल स्टेड ब्रिज है। एक्चुअल में सस्पेंशन ब्रिज जो है वो आप सामने देखते हैं ये होता है, क्योंकि इसमें बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ऊपर से केबल्स जा रही हैं, केबल्स पे ही सारा लोड है इसका पुल का। और देख सकते हो कितना कि सुंदर लग रहा है यहाँ से व्यू। और जैसा कि हमने पता करा कि ये नेपाल का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट ब्रिज है और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज भी है ये, क्योंकि इसकी लेंथ अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर है। तो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हो, और नेपाल का सबसे लंबा ब्रिज ये है। तो अभी हम इस ब्रिज पे चलेंगे ऊपर, आपको दिखाएंगे ब्रिज के ऊपर से कैसा व्यू आता है। झोलिंगा पुल जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज है, उसके ऊपर पहुंचने के बाद नज़ारा कुछ इस तरीके का नीचे नज़र आता है। जो आप सामने नदी देख रहे हैं ये है शारदा रिवर, जिसको कि नेपाल में महाकाली नदी भी बोला जाता है। जिस शारदा बैराज को हम क्रॉस करके नेपाल में एंटर हुए थे, ये नदी वहीं से फ्लो करके सीधा नेपाल की तरफ आ रही है। ये ब्रिज फ्रंट्स काफ़ी नैरो है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये यूज़ किया जाता है या तो टू व्हीलर्स के लिए या फिर जो पैदल यात्री हैं उनके लिए। कोई कार इस पर अलाउड नहीं है आना। तो पुल के नीचे से शॉर्टकट लेके हम सीधा चल दिए महाकाली नदी एक्सप्रेसवे की तरफ। अब ये ट्रिप धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने लगी थी। तो कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए सीधा महाकाली नदी एक्सप्रेसवे के ऊपर। और वही शारदा रिवर आपको फ्रेंड्स नीचे से फ्लो करती हुई दिखाई दे रही होगी। महेंद्र नगर से बहुत पास में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन और है फ्रेंड्स, जिसको बोला जाता है सुकुलपाठा नेशनल पार्क, जो कि फेमस है अपने वाइल्ड लाइफ के लिए और घने जंगलों के लिए। कम टाइम होने की वजह से दोस्तों हम वहाँ पर नहीं जा सके। आप देख सकते हैं कि महेंद्र नगर में एक बस स्टैंड भी है, जहाँ से दिल्ली के आनंद विहार से सीधे बसें ऑपरेट होती हैं, और डेली बेसिस पर आप दिल्ली आनंद विहार से महेंद्र नगर आ सकते हैं, और महेंद्र नगर से वापस आनंद विहार दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों जो जो चीज़ें हमारे आइटिनरी में शामिल थी, जो जो चीज़ें हमें यहाँ पर आकर एक्सप्लोर करनी थी, खानी थी, वो सब हमने खा चुकी थी ऑलमोस्ट। लेकिन एक चीज़ हमारी बाकी रह गई थी, जिसको बोला जाता है चटपटे। और जैसे ही हम बॉर्डर से इंडिया की तरफ चलने लगे तो फाइनली हमको एक दुकान दिखी, जहाँ पर एक आंटी बहुत अच्छे तरीके से चटपटे बना रही थी। तो देखते हैं कि ये किस तरीके की डिश है और कैसे ये बनती है।
और सडनली हमने देखा कि जिस नूडल्स का इस्तेमाल किया जाता वो नॉन वेजिटेरियन नूडल्स थी, उसके अंदर था चिकन। क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन हैं तो हमने उसको पढ़ लिया और पकड़ लिया सही टाइम पे। फिर हमने दूसरी नूडल्स उसमें डलवाई जो कि प्योर वेज थी। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा है मसाला ये ना, ये मसाला ये अलग से ले लेने एक दो ना, बना के देखेंगे। इसमें लिखा नहीं है कि एग वगैरह, नहीं तो फिर भी लाल स्टैम्प तो है ना इस पर। इसमें ये तो ये वही हरा चिकन है, पड़ेगा है क्या? चिकन वाला है वो। ये चिकन वाला है, वेज है। हाँ वेज वाला। देखने में डिश इतनी शानदार लग रही है, यकीन मानिए खाने में उससे भी कहीं गुना ज़्यादा शानदार थी। तो फाइनली शाम के 3 बजे हम आ चुके थे वापस इंडिया नेपाल बॉर्डर पर। और हमारी नेपाल की ट्रिप अब ऑलमोस्ट एंड होने वाली थी, क्योंकि हम क्रॉस करने वाले थे नेपाल इंडिया का बॉर्डर और वापस ही एंट्री करने वाले थे इंडिया में। लेकिन ये ट्रिप हमारी अभी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हमें इंडिया में काफ़ी चीज़ें अभी बॉर्डर के पास घूमनी है और दिखाएंगे आपको आगे कि क्या क्या चीज़ें हमने और एक्सप्लोर की इंडिया में बॉर्डर में एंट्री करने के बाद। तो एक और टाइम था फिर से चेकिंग कराने का। अगेन हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया। तो दोस्तों अब बज चुके हैं 3 और हम वापसी इंडिया में एंट्री कर चुके हैं। नेपाल से निकल करके हम आ चुके हैं इंडिया में वापसी। तो हमने 11 बजे एंट्री नेपाल में की थी, उसके बाद अब 3 बज चुके हैं। लगभग हम 3-4 घंटे नेपाल में रहे। उसके बाद में हम वापस जा रहे हैं इंडिया की तरफ। और काफ़ी हमने एंजॉय किया नेपाल में जाके। ठाकर डैम बैराज पर आ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे अब नानक मत्ता। नानक मत्ता में आपको दिखाएंगे नानक सागर डैम। वहाँ पे कोशिश करेंगे कि नानक मत्ता गुरुद्वारे के भी आपको दर्शन कराएं। तो डैम का व्यू कैसा है वो आपको वहाँ से दिखा देंगे, फिर आपको दिखा के वहाँ से ज्वाइन कर दें नानक मत्ता पहुँच के। तो बॉर्डर से बाहर आने के बाद सीधा चल दिए हम नानक मत्ता डैम की तरफ, जो कि आपको अगर टनकपुर से आप जाएंगे बनबसा होते हुए दिल्ली की तरफ, तो बनबसा से थोड़ा सा ही आगे चल के एक रूट डाइवर्ट होगा राइट साइड में, जो कि सीधा ले जाएगा आपको नानक मत्ता डैम। वहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक और एक बहुत ही अच्छा रिजर्वायर है। तो 20 से 30 मिनट में बॉर्डर से निकल के हम पहुँच चुके थे नानक सागर लेक पे। दिखाते हैं वहाँ के व्यू कुछ किस तरीके के थे। तो हम आ चुके हैं दोस्तों नानक सागर डैम। नानक मत्ता इसको बोला जाता है। सामने इसका आप देख सकते हो नानक सागर डैम पर एक बैराज है और ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, ये रिजर्वायर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वार्निंग भी लगी हुई है कि रास्ते में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। तो यहाँ पर ऐसा पता लगा है कि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं काफ़ी ज़्यादा। और आप देख सकते हैं कितना दूर तक ये फैला हुआ है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई भी इसकी लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है पूरा, आप इसका व्यू देख सकते हैं। इस टाइम जो आप व्यू देख रहे हैं नानक सागर डैम का। ये बैराज इधर इस पे बना हुआ है। पीछे अपर स्ट्रीम में एक बहुत ही बड़ा रिजर्वायर है जो कई किलोमीटर में इसका एरिया ये फैला हुआ है। और अब इसके मैं आपको डाउन स्ट्रीम में दिखाता हूँ। यहाँ से इसका ये डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में देखिए पानी यहाँ से कंट्रोल्ड वे में यहाँ से छोड़ा जा रहा है। कितना अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हो। गहराई डाउन स्ट्रीम में भी बहुत ज़्यादा है। आइए चलते हैं डाउन स्ट्रीम में, नीचे की तरफ आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं नीचे से नज़ारा कैसा है। यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके जस्ट बराबर से और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। काफ़ी एडवेंचरस रास्ता है यहाँ से नीचे उतरने का और व्यू भी बहुत शानदार आ रहा है यहाँ से।
हेलो जी, हम पहुंच चुके हैं नानक सागर डैम, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी। और ये हम अब आ चुके हैं नानक सागर डैम रिजर्वायर की लोअर स्ट्रीम में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 6 गेट्स हैं जो यहाँ पर बैराज में बने हुए हैं। इसके पीछे नानक सागर डैम है, ऊपर देख सकते हो नाम भी लिखा हुआ है नानक सागर। और ये डैम जो गुरु नानक देव जी के नाम पे इसको नाम दिया गया है। पीछे जो पानी आ रहा है ऊपर साइड से, तो ताकि पानी यहाँ नीचे जब गिरे तो यहाँ से मिट्टी बह के आगे ले जाए। तो यहाँ पे एक स्पिलवे बनाया है पीछे, स्पिलवे से पानी कंट्रोल्ड वे में नीचे आ रहा है। फिर तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्पिलवे और है, इसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे। और फिर धीरे धीरे कई 2-3 स्पिलवे स्टेप बाय स्टेप बनाए, तब फिर नेचुरली पानी आगे फ्लो हो रहा है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि सिख कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही होली यहाँ पर प्लेस है जहाँ पर वो वर्शिप करते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि गुरु नानक देव जी खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस लेक के क्रिएशन में। इसी कुंड में गुरु नानक देव जी आए थे और जस्ट इसी के पास में गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब। तो दिखाते हैं आपको नानक मत्ता गुरुद्वारा के कुछ ग्लिम्स। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो गुरुद्वारे से सीधा बाहर निकल के हमें दिखी एक ठंडाई की दुकान, जहाँ पर काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके को यूज़ करके ठंडाई बनाई गई थी। तो हमने ट्राई की ठंडाई, और ठंडाई का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो ठंडाई ज़रूर ट्राई करें। और ठंडाई पीकर निकल गए हम अपने घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि सनसेट होना स्टार्ट हो चुका है, और दिखाते हैं कि रोड कितना सुंदर नज़र आ रहा था सनसेट होते टाइम। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये ट्रिप हमने इतनी शॉर्ट क्यों प्लान की, क्योंकि इस ट्रिप के पीछे हमारा मेन मोटो यही था कि हम दिखा सकें कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 4 से 5 दिन आपके पास हों, अगर 1 से 2 दिन भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया जा सकता है। जिसके लिए आपको चाहिए बस थोड़ी सी हिम्मत, और आप भी ट्रिप ज़रूर प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो श्योर है कि झोल मोमो बहुत ऑथेंटिक थे। मैं एक बार ज़रूर आऊँगा ये झोल मोमो ट्राई करने। तो अब आपको भी आइडिया हो चुका होगा कि मोमो का टेस्ट कितना अच्छा था, कि जिसके लिए मैं तैयार हूँ कि एक कंट्री क्रॉस करके दूसरी कंट्री में एंटर करने के लिए और 4 to 5 आवर्स की ड्राइव करने के लिए। तो कुछ ही देर में दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं अपने घर, और वहाँ पर पहुँच के दिखाएंगे कि कितना टाइम हमको टोटल लगा और कितना खर्चा हमारा टोटल इस ट्रिप में हुआ। आइए आगे मिलते हैं। तो अगर हम खाने की बात करें, अब मोटे तौर पे अपने खर्चे की बात करें, तो खाना जो हमने खाया उसको मिला के हमारे अप्रोक्स 1000 रुपीज़ खर्च हो गए, क्योंकि नेपाल में खाना काफ़ी रीजनेबल था और करेंसी को कन्वर्ट कराने के बाद इंडियन करेंसी के कंपेरिजन में नेपाली करेंसी थोड़ी डाउन है। अप्रोक्स 100 रुपीज़ में 160 रुपीज़ नेपाली बनते हैं, तो उस हिसाब से कंपेयर करके खाना में काफ़ी रीजनेबल लगा। मतलब यहाँ के कंपेरिजन में टेस्ट भी अच्छा था और काफ़ी रीजनेबल था। हमने कुछ सामान भी परचेज़ किया वहाँ से, और हमने गाड़ी टोटल सीएनजी पे चलाई। कुछ ही किलोमीटर सिर्फ हम पेट्रोल पे चले हैं। सीएनजी भी जगह जगह अवेलेबल है, अगर आपकी सीएनजी कार है तो और अच्छी बात है। तो लगभग 2500 रुपये हमारे सीएनजी में लगे, और अप्रोक्स 1000 से 1500 रुपये का टोल हमारा लग गया होगा। तो मोटे तौर पे मैं बताऊं तो लगभग 5 से 5,500 के आसपास हमारे टोटल जर्नी में खर्च हुए। हम 2 लोग थे। अगर मैं पर पर्सन बात करूं दोस्तों, तो हमारा 2 से मैक्सिमम 2500 के आसपास ही हमारा खर्चा हुआ। अगर यही जर्नी हम 5 लोगों के साथ कर रहे होते तो यकीन मानिए आपको सरप्राइज होगा काफ़ी, कि अगर आप 5 दोस्तों के साथ दिल्ली से सीएनजी कार लेके खुद ड्राइव करके नेपाल जर्नी करेंगे तो 1500 से 1600 रुपये में आप नेपाल घूम के आ सकते हैं, खा पी के आ सकते हैं, अपनी मेमोरीज बना सकते हैं। काफ़ी एडवेंचरस ये ट्रिप हमारी रही। मैं शुभम जी से भी एक बार उनका रिव्यू लेना चाहता हूँ। शुभम, आपको कैसा लगा, कि कैसी ट्रिप हमारी रही? एंजॉय किया? ऐसा तो लगा कि काफ़ी भाग दौड़ हो गई? ये ट्रिप हमारी बहुत ही बढ़िया रही। ये हमारी फर्स्ट ट्रिप थी ऐसे रैंडम जो हमने प्लान की,
और इसमें हमने बहुत ही इन्जॉय किया और ऐसी कोई थकान या कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मतलब हमने 750 के लगभग गाड़ी चलाई पर बहुत अच्छी ट्रिप रही। और वैसे अगर आप खर्चे वाइज भी देखें तो अभी बहुत बेटर ट्रिप थी। मतलब आप पर पर्सन, हम तो 2 ही लोग थे तो अभी हमारा 2500 के आसपास आया। अगर आप 5 लोग या कुछ ऐसे जाते हो तो आपका अप्रॉक्सीमेट 1500 to 2000 हाँ, इससे 2000 कितना भी आप खर्चा कर लो दोस्तों, 2000 से ज्यादा भी आपका खर्चा नहीं हो सकता। सोचो कि आप यकीन नहीं कर सकते, दिल्ली से लेकर के एक फॉरेन ट्रिप आपकी हो गई, आप एक अदर कंट्री में घूम के आ गए सिर्फ 2000 में, अपनी गाड़ी से चिल करते हुए गए, ना हमने कोई म्यूजिक सुना, पूरे रास्ते एंजॉय किया। वेदर बहुत अच्छा था, रोड्स बहुत अच्छे थे, कोई भी परेशानी में नहीं हुई। इंडियन कस्टम में भी सीमा सुरक्षा बल के जो जवान थे उन्होंने काफी कोऑपरेट किया। बहुत इजीली प्रोसेस सारा का सारा बॉर्डर पे हो गया। लोग काफी मिक्स बताते हैं कि बहुत दिक्कतें होती है, ये हो जाती है। नेपाल साइड से भी, नेपाल कस्टम भी बहुत कोऑपरेटिव था। सारी फॉर्मेलिटीज जो भी थी वो सब आपको गाइड करने के लोग होते हैं, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप भी गाइड कर दिया जाएगा कहाँ पे पर्ची कटानी है, कहाँ चेकिंग होनी है, सब कुछ बहुत ईजिली हो जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि थोड़ा सा आप हिचकिचा रहे हैं कि जर्नी कैसे प्लान करें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सिविल यात्री अभिषेक पे। आप मुझे फॉलो करके मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्लान करके जर्नी बता सकता हूँ कि आपको कैसे कैसे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे रिफ्यूलिंग करानी है, कहाँ पे चेकिंग होती है। आप मुझसे पर्सनल इस बारे में जान सकते हैं। तो अगर आपको मुझे कुछ भी एडवाइस करनी है या फिर हमारी वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।